हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी ये मेरा वीडियो आप देख रहे हों। मैं आप सबका अपना फिजिक्स गुरु आफ्ताब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी क्या है। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। सर्किट के अंदर जो भी पावर सप्लाई करने वाला हो या एनर्जी सप्लाई करने वाला है वो सेल ही होता है। तो पहले हम लोग सेल से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल है ये। तो सेल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेल को देखिए यहाँ पे हम लोग एक टर्मिनल हायर को इस तरह दिखाते हैं और लोअर टर्मिनल को इस तरह दिखाते हैं। तो सेल क्या मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिए V है। तो लेफ्ट वाले टर्मिनल में पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, V आ गया इस तरफ, और इस तरफ क्या हो जाएगा 0। और सेल से क्या निकलता है, करंट निकलता है। तो सेल से हम एक करंट निकाल दिए। अब ये करंट पूरे सर्किट को होते हुए फिर से आ जाएगा ये इसी सेल के पास। सेल का कहना यह है कि जिससे सेल से करंट, जितना करंट सेल से निकाल रहे हैं उतना करंट उनको लौटा देते हैं। दूसरे शब्दों हम कह रहे हैं कि सेल से चार्ज निकल रही है, यानी कि चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है सेल। ये प्रेजेंट पहले से ही जो मौजूद चार्ज होती है उन्हीं को ये घुमाते रहता है। सेल का काम क्या है कि इस चार्ज के ऊपर एनर्जी भर देते हैं। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि जो चार्ज है वो चार्ज के अंदर एनर्जी पैकेट है, या उसके अंदर एक थैला है, उसके पास थैला है, और उस थैले के अंदर ये सेल एनर्जी भर देती है और ये जा कर के फिर खर्च कर देगा रेसिस्टर के ऊपर, फिर घूम कर गएगा, फिर इसको सेल एनर्जी देगा और फिर इस तरह से जाएगा, बर्बाद कर देगा। तो ये यानी कि चार्ज हम इसको प्लस चार्ज माने हैं। और जनरली तो कंडक्टर के अंदर हम लोग जानते रहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, तो इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो जनरली हर किताबों में पॉजिटिव चार्ज से ही अच्छा से रिप्रेजेंट करते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए यूज करते हैं। तो हम भी यहाँ से प्लस चार्ज निकाले हैं। ये प्लस चार्ज निकला और पूरे सर्किट में जा कर के जहाँ जहाँ पे रेसिस्टर है, यानी कि रेसिस्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका बल्ब हो, चाहे इलेक्ट्रिक फैन हो, मोटर हो, जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट आप लोग अपने घर में या इलेक्ट्रिक एप्लायंस यूज कर रहे हो, सभी के पास जाकर ये चार्ज के जरिए एनर्जी मिल जाएगी और ये चार्ज फिर घूम करके खाली हाथ आएगा। फिर सेल दाता है, सेल उसको एनर्जी देगी, फिर जाएगा बर्बाद करेगा, फिर घूमते करके आएगा। फिर इस तरह से ये इतना अच्छा दाता है कि हर बार ये एनर्जी सप्लाई कर देती है इनको। ये सेल के पास चार्ज आएगा, चार्ज इसमें चार्ज के ऊपर एनर्जी भरेगी और ये एनर्जी जाकर के पूरे एप्लायंस के अंदर जितने भी एलिमेंट है या कंपोनेंट है, जितने भी रेसिस्टर है, सब में जाकर के एनर्जी ख़त्म करेगा और फिर लोड करके ये आ जाएगा। तो अब फिर से चार्ज को हम दिखा दिए हैं यहाँ पे। अब चार्ज फिर से लोड करके आ चुका है। तो इन सब के दौरान क्या करती है, इसमें चार्ज सेल चार्ज के ऊपर एनर्जी भरती है, तो कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं वर्क डन बाय सेल क्या होता है। तो देखिए काम है हमारा निकालना वर्क डन बाय सेल क्या है, इसको निकालना। तो आप लोगों को पुरानी बात थोड़ा याद दिला देते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो होते थे, देखिए पहले क्या है कि इनिशियल यहाँ से चार्ज को मान लीजिए, इस चार्ज को उठा करके सेल यहाँ तक भेज दिया। इनके दौरान यानी कि यहाँ से उठा करके यहाँ तक भेजा, तो इसमें कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा। तो हम लोग जानते थे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा भी, लेकिन फाइनल कहाँ तक आ गया, इस पोटेंशियल V पे भेज दिया, उठाया कहाँ से, 0 से था। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V - 0 इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। तो यही चार्ज Q को उठा करके भेजा है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई और एक्सटर्नल एजेंट तो कोई है नहीं, यहाँ पे जो भी है सेल ही है। तो यहाँ पे वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है उसी को हम लोग कहेंगे वर्क डन बाय सेल पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन बाय सेल आ जाएगा। तो ये वर्क डन बाय सेल जो आ चुका है Q इंटू V, क्योंकि V - 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये वर्क डन बाय सेल। अब से याद रखिएगा, हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि वर्क डन बाय चार्ज जो होगा वो हमेशा लिखेंगे Q इंटू V। कैपेसिटर में भी देख रहे होंगे कि वहाँ पे वर्क डन बाय चार्ज जो लिखते थे Q इंटू V लिखते थे। या इसी को कह सकते हैं कि वर्क डन क्या है,
वो एनर्जी के फॉर्मेट में हुआ, तो इसको कह सकते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय सेल या बैटरी, एक ही बात है। एनर्जी सप्लाइड बाय सेल जो है वो Q इंटू वी रहेगा। पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई या पावर जनरेट बाय सेल लिख देते हैं, पावर जनरेट बाय सेल। सेल कितना पावर जनरेट कर रहा है, तो पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम या चेंज एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हैं। सेल जो एनर्जी सप्लाई किया वो क्या है, Q इंटू वी है, तो पावर को P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। P इक्वल टू एनर्जी Q V बाय T है। और इनको देख करके आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, I जनरली जो हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, dQ बाय dt, यही तो है, यानी कि Q बाय T। तो यहाँ से Q बाय T को I लिख सकते हैं। तो ये पावर सप्लाई जो हुआ है P इक्वल टू I इंटू, ये क्या है, सेल के द्वारा है, पावर जनरेट बाय सेल को रिप्रेजेंट कर दे इस तरह से। तो आप देख लीजिए, एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। ये एक सेल है, इनका पोटेंशियल मान लीजिए 12 वोल्ट है और इनसे करंट निकल रहा है मान लीजिए 2 एम्पियर का। तो इस सेल के द्वारा अगर पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या होता है, पावर इक्वल टू I इंटू वी। तो इसको अप्लाई करेंगे, I इंटू वी। आई कितना है, 2 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 12 वोल्ट। तो आ गया ये 24 वाट। पावर का यूनिट याद है ना आप लोगों को, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि 24 जूल, इसको जूल पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड के अंदर 24 जूल एनर्जी सप्लाइड कर रहा है, तो इसको हम कह दिए हैं। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस हो चुका है किसके द्वारा, सेल के द्वारा। तो ये एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला कौन है, क्योंकि सर्किट के अंदर हम लोग को भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को दिखाने के लिए रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लोग रेसिस्टेंस के अंदर देखते हैं, इसको आप लोग पहुँच करके एक बार लिख सकते हैं, मिटाने वाले हैं। ये एनर्जी मिल गया है, ये पावर मिल गया है, कहाँ, किसको, ये चार्ज को, या चार्ज के द्वारा ही पावर भेजता है। ये जाएगा कहाँ पे, सर्किट के अंदर रेसिस्टर होगा उसके पास जाएगा। तो इनको पहुँच करके लिख लीजिए, चलिए लिख लिया। अब देखिए, ये करंट जो निकला था बैटरी से या सेल का है, एक ही बात है, बैटरी कहिए या सेल एक ही बात है। ये रेसिस्टर के पास पहुंच चुका, ये आई पहुंच चुका है। इस रेसिस्टर के अंदर क्या होगा, एनर्जी डिसिपेटेड होगा, या एनर्जी बर्बाद इसी में होना है। तो यहाँ पे पावर पहले डिसिपेटेड होगा, तो पावर डिसिपेटेड बाय रेसिस्टर। वही पावर जो सप्लाई किया बैटरी उसी को यहाँ बर्बाद कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा, I इंटू वी। और आप लोग थोड़ा ओम्स लॉ, रेसिस्टर जब आता है तो यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ याद होगा, V इक्वल टू IR, ये होता है। तो यहाँ से V के जगह पे हम लोग IR लिखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से पावर या पावर डेसिपेटेड बाय रेसिस्टर जो आ रहा है, यहाँ से आई भी की जगह क्या लिख सकते हैं, IR। तो ये आ जाएगा I² इंटू R। या करंट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाय R। तो एक पावर का फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, V² बाय R। देख लिए। तो जनरली ये इनका इस्तेमाल हम लोग जब करेंट सेम होता है, तो करेंट अगर इस रेसिस्टर के थ्रू अगर सेम है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब सीरीज में रहेगा कॉम्बिनेशन या सीरीज के अंदर सर्किट लगा रहेगा तो इनका इस्तेमाल करेंगे। और जनरली हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे कब, जब पोटेंशियल सेम हो। और पोटेंशियल सेम कब होता है, पैरेलल में। तो इनको हम लोग पैरेलल में इस्तेमाल करेंगे।
तो पावर का फॉर्मूला 3 हो गया, आई स्क्वायर इंटू वी, आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बाय आर, और एक ये भी है आई इंटू वी। तो 3 पावर का फॉर्मूला है और तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको एक बार पॉज करके लिख लो। पॉज के बटन पे ऐसे बटन दबा करके लिख लेना है, ओनली प्रेस के। तो देखते हैं कि सेल हमेशा क्या एनर्जी को सप्लाई करता है या पावर जनरेट करता है या पावर को डिसिपेट भी करता है। तो बैटरी का 2 कंडीशन होता है, एक कब जब डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो, जनरली बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है, और एक होता है चार्जिंग कंडीशन में। तो देख लेते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग कंडीशन क्या है। जो लोग लगातार लेक्चर देख रहे हैं उसको पता होगा कौन सा है। तो देखिए जनरली ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलिए V है। तो इनसे जब करंट निकालते हैं, क्या है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन। ये क्या है, बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में, तो बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या करता है, पावर को सप्लाई करता है। ये क्या करता है, पावर जनरेट करता है। पावर जनरेट करना, तो पावर जनरेट कितना करता है, ये आई इंटू वी, आई इंटू वी। अब जब बैटरी के अंदर करें, जैसे देखो सेकेंड केस ये है कि अब सेल या बैटरी को जो भी कह लो, इसको एक ही बात है, आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं चार्जिंग कंडीशन। चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग कंडीशन में बैटरी क्या करता है या सेल जो भी हो, ये एनर्जी को बर्बाद करता है। तो यहाँ से हम लोग पावर डिसिपेटेड भी लिख सकते हैं, पावर डिसिपेटेड बाय सेल, और उतना ही एनर्जी बर्बाद करेगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो ये I इंटू V एनर्जी को बर्बाद करेगा। बर्बाद नहीं करेगा, समझिए यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रहा है और वो चार्ज के फॉर्मेट में फिर से एनर्जी को भेज देगा। अब हम लोग निकालते हैं, चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। अभी तो पावर के बारे में देख रहे थे, अब एनर्जी डिसिपेटेड बाय रेसिस्टर देखते हैं। तो एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड बाय रेसिस्टर। तो एनर्जी कैसे लिखते हैं हम लोग, या अभी पावर जो लिखे थे क्या, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, या इसी को कह सकते हैं P इक्वल टू DE बाय DT। इतना तो मैथ आता ही होगा। चलो इसी को देखते हैं, P की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, I इंटू V। तो यहाँ से DE जो आ जाएगा वो I V DT, या इसी को अच्छा फॉर्मेट लिखे थे, रेसिस्टर के फॉर्मेट लिखे थे, क्योंकि एनर्जी बर्बाद कर रहे रेसिस्टर। तो रेसिस्टर का यहाँ पे हम ये V को हटा करके IR पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा DE इक्वल टू I स्क्वायर R DT। या आपको टोटल एनर्जी चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, I स्क्वायर R DT, ये आ गया। यहाँ से हमको एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, I स्क्वायर R DT। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब हम क्या है देखते हैं, दो केस। जब करंट कांस्टेंट होगा तब क्या, ये तो क्या है कि ये जनरल केस हो गया, ये है जनरल केस। ये जनरल केस है।
हमेशा अप्लाई होगा। लेकिन जब करंट कांस्टेंट होगा तो हर बार इंटीग्रेशन हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, उससे में करेंगे क्या कि हम करंट को कांस्टेंट मान को बाहर कर लेते हैं। रेसिस्टेंस तो जनरली कांस्टेंट रहता ही है, इसको भी बाहर कर लेते हैं। केस क्या है कि इफ आई क्या हो कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है तो, अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ से हम लोग आई को बाहर कर सकते हैं, आर भी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट डी टी। तो ये ई इक्वल टू जो आ गया है वो आई स्क्वायर आर टी, या इसका सेकेंड फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टी। एक और है आई वी इंटू टी, तीनों के फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। ये आ गया है। ये करंट कांस्टेंट है तब की बात है, अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तब की बात है। तो इन पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर जब करंट एक बार कांस्टेंट है तो चलो इसको मिटा देते हैं। एक पहला क्वेश्चन ये लिए, ये 3 ओम रेसिस्टर है, इनसे 2 एम्पियर करंट फॉलो हो रहा है और ये t इक्वल टू 3 सेकेंड, क्या है t इक्वल टू 3 सेकेंड है। निकालना है कितना एनर्जी ये बर्बाद करेगा। दूसरा इधर ले लेते हैं, इससे आई जा रहा है 2t, अब भी इसका रेसिस्टर 3 ओम है और निकालना है t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना एनर्जी बर्बाद करेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है, ई का आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, ये आई दिया हुआ है यहाँ पे 2 एम्पियर जनरली। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ई इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू आर है 3, टाइम भी है 3, तो ई इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो एनर्जी जो आ रहा है यहाँ से 36 जूल। इस तरफ देख लें, तो इस तरफ क्या करंट वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए हम लोग फॉर्मूला जनरल इस्तेमाल कर रहे थे, क्या ये अंदर ही सब था, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, मिटा दिए हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर इंटू डी टी निकालना कितना है, 0 से लेकर के t मान लेते हैं। अब यहाँ से पुट करेंगे 0 से लेकर के 3 सेकंड तक निकालना है। करंट जब स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें t इक्वल टू 0 ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो आई क्या है यहाँ पे 2t का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4t स्क्वायर इंटू ये 3 ओम इंटू डी टी। तो 4 इंटू 3 12 होकर के बाहर आ जाएगा। ट्वेल्व बाहर आ गया है, 0 2 3 बचा क्या, सॉरी टी स्क्वायर बचा इंटू डी टी। तो इनका इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है, आराम से यहाँ हम कर देते हैं। ये 12 आ जाएगा और ये t का पावर q डिवाइड बाय 3, 0 से लेकर के 3, इस 3 को बाहर कर देते हैं। तो बाहर को 4 12 पे डिवाइड आ जाएगा और एक बार t का पावर 3 का क्यूब माइनस 0। तो यहाँ से देखिए कितना आने वाला है, ये 4 आ जाएगा। तो एनर्जी जो आ रहा है यहाँ से 4 इंटू 27। तो आप इनको देखिए, 7 4 जा 28, 2 बचा, तो ये 108 जूल आ गया। यहाँ से
108 जूल। सेकेंड वाले में एनर्जी कितना बर्बाद हो रहा है रेसिस्टर के थ्रू? 108 जूल। फर्स्ट वाले में 36 जूल हो रहा है। तो ये सब बेसिक बातें थी। अब हम लोग क्या क्वेश्चन करने लायक हो चुके हैं, तो चलो ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। अच्छा तो इसको एक बार पॉज करके लिख लो। लिख लिया? तो चलो क्वेश्चन देते हैं अच्छा वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ये रहा एक रेसिस्टर और ये इनके साथ रहा दूसरा रेसिस्टर और ये एक सर्किट बना देते हैं और यहाँ भी है एक रेसिस्टर। ये सेल रहा, सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट है। ये जनरल देख ले एक बार इंफॉर्मेशन, ये 2 ओम और ये 3 ओम और ये 6 ओम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक में पूछ रहा है फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड इन या स्पेंड, फाइंड एनर्जी स्पेंड इन 3 ओम रेसिस्टर। पहला ये कह रहा है। सेकेंड पूछ रहा है फाइंड एनर्जी स्पेंड इन होल सर्किट। पूरे सर्किट में कितना एनर्जी बर्बाद हो रही है और एक 3 ओम में कितना बर्बाद हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो हम इसको ट्राई हम ही करते हैं। पहला स्टार्ट हम ही कर लेते हैं। तो इस सर्किट को इक्विवेलेंट कर लेते हैं। ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका पुराना मेथड 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6 और ये हमको दिख रहा है 18 डिवाइड बाय 9 = 2 ओम। तो यहाँ से आर ई जो आ गया है वो 2 ओम है। तो इनको हम सिंपली इस तरह से बना सकते हैं इस सर्किट को। ये रहा 12 वोल्ट, ये रहा 2 ओम और ये भी रहा 2 ओम। तो अब इनसे होकर करंट कितना रहेगा, यहाँ से हम बता सकते हैं कि अब करंट इससे कितना निकलेगा। तो करंट निकालने के लिए सिंपली क्या कि दोनों का ऐड करेंगे। रेसिस्टर किस में आ गया है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 ओम मिलकर 4 ओम और 4 ओम आ गया है, तो यहाँ से हम ओम्स लॉ लगाएंगे, जहाँ से आ जाएगा I = V/R और 12 डिवाइड बाय 4 = 3 एम्पियर। तो करंट इस ब्रांच से निकला है 3 एम्पियर। यहाँ तक तो 3 एम्पियर ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आने वाला है कि इन दोनों को मिला करके हम लोग इनके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकते हैं इसमें भी। इसे देखिए, ये 3 वोल्ट एम्पियर करंट निकला, ये 3 एम्पियर है और इनके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो 3 × 2 6 वोल्ट आ जाएगा, यही आएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए हम लोग करते हैं कि अब तो हमको पता चल जा चुका है कि इन दोनों के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आने वाला है, 6 वोल्टेज। तो इनके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल चुका है और इसका रेसिस्टर पता है, तो हम लोग यहाँ से एनर्जी तो निकाल ही सकते हैं। हाँ, एनर्जी निकाल सकते हैं। टाइम भी दिया हुआ है इन 3 सेकेंड से, देखें। हाँ, 3 सेकेंड दिया हुआ, सॉरी मिस कर गए थे। 3 सेकेंड, इसमें भी सेम टाइम है इन टाइम देना थोड़ा मिस हो गया था। तो अब यहाँ से आ जाएगा, हम लोग का फॉर्मूला सीधा लगाएंगे एनर्जी का, जो यहाँ पे एनर्जी स्पेंड इन
3 ओम रेसिस्टर स्पेंड इन 3 ओम रेसिस्टर। ये 3 ओम रेसिस्टर हुआ और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। तो एनर्जी हम लोग यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं V² डिवाइड बाय R इंटू टी से। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर करंट पता होता है तो I² इंटू R इंटू टी लगाते हैं। तो यहाँ से V पता है हमको 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 इंटू टाइम भी दिया हुआ 3, तो ये आ जाएगा एनर्जी जो स्पेंड हो रहा है 3 ओम रेसिस्टर में 36। पहला तो सॉल्व हो गया है। अगर किसी को निकालना है कि ये कितना एनर्जी स्पेंड कर रहा है तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं ये एनर्जी कितना स्पेंड कर रहा है। तो देखिए इसमें करंट पता है हम लोगों को 3 एम्पियर से होकर के जाएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे I² R इंटू टी। तो I² 3 इंटू 3 ये क्या जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से 27 और 27 54 जूल इससे बर्बाद होगा। और इनमें भी निकालना है तो हमको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अगर इनमें निकालना चाहेंगे तो हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला V² बाय R इंटू टी। इसका V² पता है क्योंकि इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है तो इसके एक्रॉस भी 6 वोल्ट ही होगा। तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, तो ये 6 कैंसिल, ये आ जाएगा 18 जूल। अगर होल सर्किट में निकालना है तो हम सबको जोड़ देंगे। तो एनर्जी जो टोटल हम लोग को मिलने वाला है 36 फर्स्ट में हुआ, इसमें कितना हुआ है 54 जूल और इसमें हुआ है 18 जूल। तो अब यहाँ से जो आ जाएगा देख लीजिए, ये 4 6 10 प्लस 8 ये हो जाएगा 18, 1 कैरी बचा तो 1 1 2 प्लस 5 7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 108 जूल। दिमाग में बात कभी बहुत लोगों को चल रहा होगा कि डायरेक्ट हमको अगर टोटल एनर्जी स्पेंड निकालना है तो क्या सब सर्किट का अलग निकालना पड़ेगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम आ जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं, अगर करंट से निकालना चाहे तो करंट से भी निकाल सकते हैं। तो इनको एक बार लिख लीजिए, हम इसको मिटा करके इसको बना देते हैं डायरेक्ट आप निकालने का तरीका। होल सर्किट को एक ही बार में निकालेंगे, इसको लिख लिया। चलो अब ये दोनों रेसिस्टर किसमें सीरीज में है तो दोनों ऐड हो करके ये कितना 4 ओम ये 12 वोल्ट। तो यहाँ से एनर्जी डायरेक्ट टोटल का निकाल सकते हैं V² बाय आर टी लगा करके, V² बाय R इंटू टी। तो V कितना है 12 इंटू 12 डिवाइड बाय R 4 इंटू 3, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 इंटू 3 3 जा 9, तो एनर्जी जो आ चुका है यहाँ से 12 इंटू 9 12 9 जा 108, तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल दें 108 जूल हो गया। तो पॉज करके इसको एक बार लिख लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं जो IIT 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन में पावर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया है IIT 2008 में। तो इनमें देख लीजिए, पहले सर्किट बनाया हुआ है, 3 सर्किट दिया हुआ है। ये रेसिस्टर रहा, एक रेसिस्टर ये है
और एक ये। इनको देख करके थोड़ा सा आपको दिमाग में कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे चलना चाहिए। अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो पिछला आपको अच्छी तरह से रिवाइज नहीं है या ध्यान से पढ़े नहीं होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल रेसिस्टर्स आर 1 ओम। जितना भी रेसिस्टर लगा हुआ है इसमें 1 2 3 4 5 सब 1 ओम है। और इसमें दिया हुआ है इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड में कुछ भी ऐसा ही है। ये ऐसी सर्किट बना दिया हुआ है। ये रेसिस्टर रहा, फिर से ये एक रेसिस्टर है। इनके ग्रोस भी 3 वोल्ट का सेल कनेक्ट कर दिया है। ये सब 1 2 3 4 5 इसमें भी रेसिस्टर लगा हुआ है। ये पांचों कितना का है, सब 1 ओम रेसिस्टर है। ये सेकेंड हो जाएगा। थर्ड में दिया हुआ है इस तरह से। ये 5 रेसिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है और इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है, 3 वोल्ट है। इसको थर्ड कह दिया गया। इनका पावर जो है P1 है। इनके द्वारा जो पावर सप्लाई होती है या पावर डेसिपेटेड होती है, सॉरी पावर डेसिपेटेड होती है इस रेसिस्टर के अंदर, इसका P1 है। इनका P2 है और इनका P3 है। आकार के विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, तो यहाँ लिख देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, एक ही ऑप्शन है, फॉलोइंग इज करेक्ट। मल्टीपल चॉइस होती है तो वहाँ पे आर लगाता है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट वाला P1 ग्रेटर P2 ग्रेटर P3। दूसरा ऑप्शन इसको बी कर लेते हैं, ए बी, वो फर्स्ट वाला दिया ही था। इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं। P3 ग्रेटर P2 ग्रेटर P1। सी थोड़ा देखना पड़ेगा। तीसरा दिया हुआ है P2 ग्रेटर P1 ग्रेटर P3 और चौथा दिया हुआ है P1 ग्रेटर P3 ग्रेटर P2। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें कोई पावर का दिमाग तो लगाना नहीं है। आर इक्विवेलेंट निकालिए, उसके बाद आराम से हो जाएगा। फटाफट आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो। एक बार पॉज करके ट्राई सबको करना है। चलिए अब इसको हम करते हैं। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखा जाए इनको, तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये और ये टर्मिनल, ये वाला, इनको हम मान लेते हैं x, इनको y, इनको y मान लेते हैं। और ये टर्मिनल फर्स्ट वाला तो इनको a और इनको b मान लेते हैं। तो देखा जाए यहाँ से इसको हम बनाने वाले हैं तो ये a आ जाएगा, तो इसका ये टर्मिनल भी a ही रहेगा और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a और x के बीच में यहाँ पे देख रहे हैं, a और x के बीच में x ऊपर लिख देते हैं और y नीचे लिख देते हैं। अब b यहाँ पे, तो यहाँ से a और x के बीच में एक तो लिख देते हैं यहाँ से,
ए एक्स के बीच में 1 हो गया। उसके बाद ए और वाई के बीच में भी 1 है, ए और वाई के बीच में 1, ये वाला। तो यहाँ से ए और वाई के बीच आ गया है। बी और वाई के बीच भी 1 है, ये वाला। तो यहाँ से कर देते हैं, ये आ गया। उसके बाद एक्स और बी के बीच में ये दिख रहा होगा, और एक्स और वाई के बीच में 1 है। तो ये भी टेस्टोन ब्रिज दिख रहा है, और वो भी बैलेंस है। अगर ये भी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम है तो बीच वाला तो खत्म हो जाएगा, इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 ओम, ये 1 1 मिल करके कितना देगा 2, और फिर ये 2 2 मिल करके 1। तो इसका आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो 1 ओम आ रहा है। और इसमें देखते हैं, ये 1 और ये 1 मिलके 2, फिर इनके साथ मिल करके ये दोनों मिलके 2, तो 2 2 1, और फिर और ये इस तरह से है। तो चलो यहाँ से अगर इसका निकालना चाहेंगे तो देख लो, 1/r इक्वल टू ये दोनों मिलकर 2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये आर ही रहेगा, कितना देगा, ये मिलके 1 और ये हो जाएगा 2। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसका 1/2 आ चुका है, दिख गया। और ये देखो, ये 1 और 1 मिलके 2, फिर ये 1 1 मिलके 2, और फिर 2 2 मिलके 1, और इनके साथ मिलकर के ये 1। तो ये इसका आर इक्विवेलेंट आ चुका है 2। इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस सबका दिया हुआ 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट। तो फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो पावर का फार्मूला हम जो लगाते हैं ये वाला लगाते हैं, P = v² डिवाइड बाय आर या आर ई। तो पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई के है। जिनका आर इक्विवेलेंट जितना कम पावर उसका उतना ही ज़्यादा। तो आर इक्विवेलेंट सबसे कम किसका है, इनका 1 है, इनका हाफ है, इनका 2 है। तो सबसे पहले क्या है, ये आर ई हाफ है, तो हाफ P2 हो जाएगा सबसे ज़्यादा पावर। तो P2 वाला ऑप्शन फर्स्ट ये है। वैसे डायरेक्ट इसको भी मार सकते हैं, लेकिन चेक करना चाहते इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर एक सही है तो बाद बाकी ऑप्शन में अगर मिला गया है तो सही होगा। तो उनके बाद रेजिस्टर कितना, हाफ के बाद 1 ये है और 2 वो है, ये 2 है, ये 2 ओम है, ये क्या है 2 ओम है। तो 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, तो वो बड़ा है, ये छोटा है, तो इनका पावर ज़्यादा होगा। जो जितना छोटा पावर रेसिस्टर होगा, जितना रेसिस्टर छोटा होगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा, तो P1। उसके बाद क्या लास्ट में P3 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो पावर निकालने के लिए हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल ले, उसके बाद आराम से सॉल्व हो गया है। तो इसको जैसे लिखना है आराम से इसको पॉज करके लिख लें। ये सब चीज़ बातों को नीचे भी लिख सकते हैं, आपके कॉपी में जगह होगा, लेकिन यहाँ तो बोर्ड पे जगह कमी होने की वजह से हम वहीं पे कर दिया है। देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो बल्ब से रिलेटेड होता है। तो बल्ब के बारे में उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बल्ब के बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। तो उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, रेसिस्टिविटी हाई होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक बल्ब बना रहे हैं, ये रहा एक बल्ब, और बल्ब पे लिखा होता है 100 वाट और 220 वोल्ट। ये पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, लाल बल्ब जो था जो हीटिंग इफेक्ट पे चलते थे, और ये 220 वोल्ट है। बहुत लोग इसका मतलब जानते भी होंगे। इसका मतलब है कि जब एट 220 वोल्ट अगर 220 वोल्ट पे रहेगा, देन इट विल डेसिपिटेड, देन इट विल डेसिपिटेड 100 जूल पर सेकेंड। अगर हम इनको 220 वोल्ट के सप्लाई से अगर कनेक्ट करेंगे, तब इसका एनर्जी जो बर्बाद करने की रेट होगा, जो एनर्जी जो ये पावर रेडिएट करेगा वो 100 वाट करेगा, या इसी को 100 जूल पर सेकेंड कहते हैं। अगर देखा जाए इंडियन हाउस होल्ड में, तो इंडियन हाउस होल्ड में जो एनर्जी पावर वोल्टेज सप्लाई होती है वो 220 होती है। इंडियन कितना 220 वोल्ट एनर्जी सप्लाई होती है। और अमेरिकन सिस्टम में देखा जाता है तो वहाँ पे वोल्टेज कम होती है।
अमेरिकन हाउस होल्ड जो होती है वो सप्लाई 110 वोल्ट की होती है, वो 110 वोल्ट की होती है। कभी कभी देखते हैं कि बल्ब बहुत ही डिम जलता है, यानी कि जितना इसको जलना चाहिए उससे कम रोशनी देता है, तो उस समय में हम देखते हैं क्या इसमें कमी होता है। तो चलिए देखते हैं। इन पे लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। और ये डिम ग्लो कब करता है? जब इनसे होकर के पावर कम सप्लाई करते हैं, 220 वोल्ट है, अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये एक 110 वोल्ट सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक में क्या सेम रहा है? पोटेंशियल घट चुका है। अगर पोटेंशियल घटा है तो करंट सेम रहेगा, तो करंट सेम नहीं रहने वाला, करंट भी कम हो जाएगा। ये सब ओम्स लॉ को फॉलो करेगा और पावर भी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसमें रहने वाला कांस्टेंट क्या है? रेसिस्टर कांस्टेंट रहने वाला है। तो जनरली पावर का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? V² डिवाइड बाय R। तो यहाँ से R का फॉर्मूला हमको निकल जाएगा, R² क्या जाएगा? V² बाय P। तो रेसिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो V दिया हुआ है 100, सॉरी यहाँ पे V दिया हुआ 220 वोल्ट, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद देगा 800 डिवाइड बाय 484, क्योंकि ये लगातार करते रहते इसलिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही याद है। आप लोग भी करेंगे तो इनको डायरेक्ट याद आ जाएगा। 484 ओम इस बल्ब का रेसिस्टर है। क्योंकि ये जो रेसिस्टर होती है वो इंटरनल इसका ऑफर, ये डिपेंड करते हैं रेसिस्टर किस पे? लेंथ पे। लेंथ तो चेंज हुआ नहीं है, एरिया पे, एरिया भी चेंज नहीं हुआ, और मटेरियल भी सेम ही है। क्योंकि अगर ये बल्ब को 220 वोल्ट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो 100 वाट एनर्जी प्रोवाइड कराती है, या 100 वाट जो है सो ये पावर सप्लाई करते हैं, जिससे बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है। और जब ये पावर कम सप्लाई होती है 110 वोल्ट, तो ये डिम जलता है। डिम जलने का मतलब है कि उनमें पावर जो रेडिएट या पावर जो सप्लाई कर रहा है, ये पावर जो निकल रही है वो कम है। तो यहाँ से हम लोग पावर निकालना चाहेंगे तो देखेंगे कम ऑलरेडी आएगा, कि 100 वाट ना अगर कुछ कम आएगा। तो पावर का फॉर्मूला लगाइए, V² डिवाइड बाय R। तो इस बार जो सप्लाई वोल्टेज है कितना है? 110 वोल्ट है। 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय 848, तो 110 इंटू 110 डिवाइड बाय 848। अगर 11 के डबल से काटेंगे तो ये 4 और फिर ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ 10 बचा है। फिर इसको 11 से कट करेंगे तो फिर ये 4 आ जाएगा। तो पावर जो आने वाला यहाँ से 100 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 25 वाट। तो अब पावर जो आया है ये 25 वाट आया है। और ब्राइटनेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होती है। ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होती है। अगर पावर कम मिला है तो बल्ब का ब्राइटनेस भी कम होगी। तो अगर ब्राइटनेस, अगर कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा? तो ज़्यादा ग्लो ये करेगा कब? 220 वोल्ट पे रहेगा तब। अगर 210 वोल्ट 110 पे अगर डाल दिया है, यानी कि इनका पोटेंशियल को कम कर दिया है, तो ये बल्ब डिम हो जाएगा और पावर सप्लाई कर रहा है ये 25 वाट ही। तो ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है। तो ज़्यादा जो झकास कहते हैं बल्ब, वो ज़्यादा झकास ये जलेगा और डिम ये जलेगा। तो इन पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आप देखिए। ये तो एक को लेकर दिए हैं, 2 या 3 बल्ब को एक साथ सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर करके सीख लेते हैं। उसके बाद क्या है, दोनों को मिक्स करके जो क्वेश्चन आया हुआ है उनको सोल्व करेंगे। तो पॉज करके इसको एक बार लिख लो। तो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जब 3 बल्ब को कनेक्ट करते हैं, तो चलिए इसको क्वेश्चन के तहत ही देखते हैं। तो मान लीजिए एक बल्ब ये हुआ, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये। तीनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। इसके अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज जो दे देते हैं 220 वोल्ट। इसको बल्ब 1, इसको
बल्ब 2, इसको बल्ब 3 कहा गया है। इसका पावर दिया हुआ है 100 वाट, इसका 50 वाट और इसका दिया हुआ है 25 वाट। क्वेश्चन है जो कह रहा है विच बल्ब ग्लो ब्राइटेस्ट, विच बल्ब ग्लो ब्राइटेस्ट। कौन सबसे ज़्यादा रोशनी देगा, यानी कि किसके अंदर ज़्यादा रोशनी होगा। तो हम लोग देखेंगे पहले पावर, जिसके अंदर ज़्यादा से जो पावर सप्लाई करेगा। ब्राइटनेस जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है पावर का। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ देख लिया जाए यहाँ से। पहला जी ए में दिया हुआ है 1 ग्रेटर 2, पहला ज़्यादा जलेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। दूसरा दिया हुआ है कि तीनों बराबर ही जलेगा, और तीसरा दिया हुआ है सी में कि ज़्यादा तेज़ जलेगा, थर्ड वाला, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। और डी जो कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं इसका सही होने का, कहा कि 2 ग्रेटर 1 ग्रेटर 3। तो देखते हैं इसमें, तो चलो इनको सॉल्व करते पहले हमें। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है या करंट। तो इनसे अगर करंट आई निकालेंगे, क्या निकाले करंट, अगर आई निकालेंगे तो ये करंट सबसे होकर के चले जाएगा। पोटेंशियल जनरली सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में है ये सीरीज में है। तो सबसे होकर करंट तो सेम जाएगा, आई इससे भी जाएगा, आई इनसे भी होकर के जाएगा, और आई इनसे भी होकर के जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पावर का फॉर्मूला जो लगाने वाले हैं वो लगाएंगे आई स्क्वायर आर इंटू आर। तो करंट तो सेम है सब में, तो पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जिनका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा उनका पावर उतना ज़्यादा। और हमारा काम बच गया है कि रेसिस्टेंस सबका निकालना है। तो फर्स्ट वाले का रेसिस्टेंस निकालते हैं R1। तो R1 निकालेंगे तो देखिए जनरली फार्मूला क्या होता है पावर का, तो पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो यहाँ से R जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर डिवाइड बाय P आ गया। तो R1 निकालते हैं, R1 कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट है। तो 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। इसको भी सॉल्व नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते। सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। अभी तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट का फ्रैक्शन में आ जाएगा। 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50, और R3 जो आ जाएगा यहाँ से 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25। हमको बस कंपेयर करना है कि R1 R2 R3 में बड़ा कौन है और किस तरह से ये ऑर्डर है। तो सबका नोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर सेम है, तो जिनका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा वो उतना कम होगा। तो यहाँ से हमको आ चुका है कि जो R3 है सबसे ग्रेटर है, R2 उसके बाद है, और R1 इसके बाद है। तो जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा पावर उसका उतना ज़्यादा है। तो यहाँ से पावर का भी ऑर्डर जो आ जाएगा वो P3 ग्रेटर P2 ग्रेटर P1 आ जाएगा, और ये P3 ग्रेटर P2 ग्रेटर P1 आ जाएगा। तो ब्राइटनेस भी तो डायरेक्टली इसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्लो चलेगा वो जितना कम पावर लिखा हुआ है वो उतना चलेगा। हमेशा एक बात को ध्यान में रखना है कि जो बल्ब का पावर जितना कम होगा अगर उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि उनके पास अपना खुद का एबिलिटी है, क्योंकि उनके पास रेसिस्टेंस ज़्यादा है। अगर करंट सेम होता है और रेसिस्टेंस जिसका जितना ज़्यादा उनका पावर भी उतना ज़्यादा होगा। अब पावर उतना ज़्यादा हुआ है तो वो बल्ब ग्लो उतना ज़्यादा करेगा। तो ये सप्लाई पावर है, अभी जो ये निकाल रहे हैं हम लोग पावर सप्लाई है। रिटर्न पावर तो लिखा हुआ था इनका सबसे ज़्यादा है। जो हमको यहाँ से आया है ये हमको सप्लाई जो किया पावर अभी
220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करने पे सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई कौन क्या है, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, तो इनका सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो अब इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको सीखते हैं। इसको एक बार पॉज करके लिख लो, उसके बाद सीरीज में देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं अब तीनों बल्ब को क्या करते हैं हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। तो ये एक बल्ब रहा और एक बल्ब बीच में कनेक्ट कर देते हैं। फिर से इसको हम 220 वोल्ट से ही कनेक्ट किए। ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। तो फर्स्ट वाला कितना था 100 वाट, ये 50 वाट और ये 25 वाट। रिटर्न पावर इसका लिखा हुआ है। ऑप्शन फिर से वही है, 1 ग्रेटर 2 ग्रेटर 3। अगर बी का बताया जाए तो क्या था, तीनों बराबर था, 1 ग्रेटर 2 ग्रेटर 1 इक्वल 2 इक्वल 3। और सी में क्या आ जाएगा, 3 ग्रेटर 2 ग्रेटर 1। और डी में था 1 ग्रेटर 2 ग्रेटर 1। जो भी यही तो होने वाला है नहीं, ग्रेटर 1। अगर ज़्यादा संभावना देखा जाए तो 1 2 3 में ही है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 220 वोल्ट सप्लाई किया गया है। तो जब पावर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बताइए किस तरह का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर मान चलिए हम इसको V मान लें और इसको 0 मान लें, तो सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V0। तो इनका भी V0, इनके क्रॉस भी V और 0 होता है। पैरेलल में क्या होता है, सभी के क्रॉस क्या है कि यहाँ पे जितना भी देखा जाए बल्ब 1 बल्ब 2 बल्ब 3 तीनों को एक्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल एक्रॉस इच बल्ब इज सेम। तो इस बार पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V² डिवाइड बाय R। तो जो पावर आने वाला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। हम लोग रेसिस्टर निकाल चुके थे, R1 निकाले थे, तो क्या आया था 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। R2 निकाले थे तो 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50। और R3 निकाले थे तो वो आया था 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25। तो ये था R3 ग्रेटर R2 ग्रेटर R1। इस बार पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस का है, तो पावर आ जाएगा P1 ग्रेटर P2 ग्रेटर P3। इस बार जो रिटर्न पावर है वो सप्लाई पावर भी उतना ही आ रहा है। जो रिटर्न पावर देख देगा सभी के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर बराबर देंगे तो जिनका पावर जितना ज़्यादा लिखा होगा वो बल्ब उतना ज़्यादा ग्लो करेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि जो जितना लिखा हुआ है उतना ही होगा। तो ये थोड़ा डायरेक्टली आसानी से मार देते हैं, लेकिन सीरीज में उल्टा हो जाता है, जिनका रिटर्न पावर जितना ज़्यादा वो बल्ब उतना डिम जलता है। तो यहाँ से जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला करके एक IIT में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको लिखिए, हम बता रहे हैं। एक बार पॉज करके लिख लें। दोनों को मिलाकर के IIT 2008 में क्वेश्चन आया है। कि यहाँ से दे दिया एक बल्ब ये है और दूसरा ये है।
और तीसरा इसके बीच में। और इन सबको दो 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। अगर देखा जाए तो इनको फर्स्ट, इनको सेकेंड, इनको थर्ड कहा है, और इनका रिटेन पावर जो है 100 वाट है, इनका 60 वाट है, और ये 100 वाट है। और इन सब के द्वारा जो पावर सप्लाई हो रही है, इसका W1, W2 और W3 दिया हुआ है। इन सब के द्वारा जो पावर सप्लाई हो रही है, इसको W1, इसको W2 और इसको W3 कहा गया है। और पूछ रहा है जो कौन ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक में दे दिया W1 ग्रेटर, W2 ग्रेटर, W3। दूसरा में दिया हुआ है W3 ग्रेटर, W2 ग्रेटर, W1। और थर्ड में जो दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। दिया हुआ W1 लेस देन W2 इक्वल टू W3। और चौथा दिया हुआ है W1 ग्रेटर देन W2 इक्वल टू W3। तो एक बार ऑप्शन मिला देते हैं। हाँ ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम सोचेंगे कि देखिए इनके अक्रॉस अगर मान ले पोटेंशियल इसका V है और इनका 0 मान ले, तो इनके अक्रॉस ही पोटेंशियल V है, 0 ये हो जाएगा। और इन सब का रेसिस्टर देखेंगे तो पहले रेसिस्टर निकाल लेते हैं। वैसे अगर चाहें तो ओरली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ओरली हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चलिए पहले इन दोनों में देख लेते हैं। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और ये क्या दोनों सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो करंट सेम फ्लो होगा। तो इनका पावर W2 है और इसका W1 है। तो जिनका रिटेन पावर जितना कम होता है उनमें उतना ज़्यादा जो सप्लाई पावर होती है। तो यहाँ से आ जाएगा W2 ग्रेटर देन W1। ये तो बात आ गया है। अब बताइए यहाँ पे 250 वोल्ट जो था इनको भी मिला और इनको भी मिला, तो इनको 250 से कम मिला होगा। बात समझ रहे हैं? इनको 250 से कम मिला होगा और इनको पूरे 250 वोल्ट मिला है। तो इन दोनों का रिटेन पावर अगर सेम है तो जिनको ज़्यादा सप्लाई वोल्टेज मिलेगा वो ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि W1 से ग्रेटर होगा W3। सॉरी यहाँ उल्टा कर दिए थे। हाँ, W2 ग्रेटर होगा W3 से और ये W3 ग्रेटर होगा W2 से। इसलिए कि इन दोनों बल्ब में सबसे ज़्यादा ग्लो करने वाला कौन है? ये। इनको ज़्यादा पावर मिला, इनको कम मिला। इसको 220 वोल्ट में दो जगह बटा, इसमें भी गया और इसमें भी गया। सॉरी 250 में इनको भी मिला और इनको भी मिला। तो इनके रिस्पेक्ट में थोड़ा इसको कम मिला होगा। अगर कम मिला है तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा ग्लो करेगा और ये कम ग्लो करेगा। तो आप देखिए इनको मैच कराइए। ये कह रहा कि W3 ग्रेटर है और ये कह रहा उसके बाद W और W2 ग्रेटर देन W1 है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लिए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन कराए हैं इसलिए आपको वहाँ से हम हिंट दे दिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख लिए ये दोनों सीरीज में है तो रिटेन पावर जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उसका सप्लाई पावर कम होगा। सप्लाई पावर कम हो गया तो W1 लेस देन W2 हो गया। और इन दोनों को अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता तो बराबर जलता, लेकिन इनका पोटेंशियल डिफरेंस कम मिला है तो ये ज़्यादा जलेगा और ये कम जलेगा। देख लिए। ठीक है, IIT 2010 में क्वेश्चन क्या पूछा है।
तो देखिए IIT 2010 में पूछा कि 3 बल्ब है B1, B2 और B3, इनका पावर दिया हुआ है और इनका देखिए पावर कितना दिया हुआ, रिटर्न पावर, इसका 100 वाट दिया हुआ है और ये 60 वाट दिया हुआ है, ये 40 वाट दिया हुआ है। इसका रेसिस्टेंस के बारे में कमेंट किया है कि इसको R100 से रिप्रेजेंट कीजिए, इसको R60 से रिप्रेजेंट कीजिए और इसको R40 से कीजिए। और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो पहला में दिया हुआ है R100 जो है वो इक्वल है R60 प्लस R40। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है वो कह रहा है कि 1/R100 इक्वल है 1/R60 प्लस 1/R40। और थर्ड में कहा है 1/R100 इक्वल टू 1/R60 ग्रेटर इक्वल टू 1/R40। और फोर्थ में कहा गया है R100 ग्रेटर देन R60 ग्रेटर देन R40। तो चलिए अगर कुछ नहीं कहा गया तो सबके एक्रॉस जो होगा 220 वोल्ट पे हम सॉल्व करेंगे। रिटर्न वोल्टेज जो दिया होगा 220 वोल्टेज दिया होगा और पावर दिया हुआ सबका। तो रेसिस्टेंस हम लोग डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला जानते थे। रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम इस्तेमाल कि जनरली पावर से फॉर्मूला निकालते हैं P = V² डिवाइड बाय R। तो यहाँ से R निकाल लेते हैं V² डिवाइड बाय P। अगर R1 निकालना चाहिए, सॉरी R1 तो नहीं कर सकते, इसको R100 कर दें। R100 निकालेंगे, देखिए R100 जो आ रहा है 220² डिवाइड बाय 100। और यहाँ से देखते हैं R60 220² डिवाइड बाय 60 और R40 जो हो जाएगा वो 220² डिवाइड बाय 40। तो यहाँ से देखिए न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर जिसका जितना ज़्यादा होगा वो वैल्यू उतना ही कम होगा। तो यहाँ से आ रहा है हमको R40 सबसे ग्रेटर है R60 और उसके बाद R100 है। ऐसा है कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उल्टा दें। अब इसको उल्टा देंगे तो जो जितना ज़्यादा छोटा उतना बड़ा हो जाएगा, तो उल्टा देंगे इसको तो यहाँ से आ जाएगा R100 ग्रेटर आ जाएगा R60 ग्रेटर R40। बस आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं मीटर ब्रिज को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।